अमरावती से अहम खबर है। अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे कत्ल के हवाले से ये बड़ी खबर है। पुलिस ने अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शेख इरफान नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस वक्त की अहम खबर अमरावती से, जहां फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे के कत्ल मामले में पुलिस ने अहम मुलजिम शेख इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अमरावती से ये बेहद अहम खबर, जिस पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और इस कत्ल पर भी चार जानिब से सख्त मजम्मत की गई। फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे कत्ल के हवाले से ये बड़ी खबर है, जिसमें पुलिस ने अहम मुलजिम शेख इरफान नामी शख्स को गिरफ्तार किया। सीधे रुख करेंगे अमरावती का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कमर काजी। कमर, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में क्या अहम पेशरफ्त हुई है? जी, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि इस मामले की जो पूरी जांच है वो एएनआई के सुपुर्द कर दी गई थी। अब जो है कल रात जो है देर रात नागपुर से इरफान खान नामी जो एक अहम मुलजिम बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उससे इसे पता चलेगा कि आखिर किस बात को लेकर जो है उमेश कोल्हे की उन्होंने जो है कत्ल कर दिया था, और पूरा मामला सामने आएगा। कमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस अहम मामले के बाद वहां पर सिक्योरिटी को लेकर काफी चौकसी बरती जा रही है। क्या कुछ है सिक्योरिटी को लेकर वहां पर अभी इंतजामात, हालात? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो है अमरावती में बड़े फसादात बर्पा हुए थे। उसके बाद पुलिस अभी इस मामले को बड़ी संजीदगी से ले रही है और जगह जगह जो है पुलिस की तैनाती है और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम पुलिस कमिश्नर दफ्तर की जानिब से किए गए। जी कमर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तफसीलात के लिए। उदयपुर कत्ल केस के मुलजिमीन को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश करने के बाद बीती शब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में वापस लाया गया। यहां तिब्बी मुआयने के बाद रात तकरीबन 10 बजे उन्हें वापस एनआईए के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के दरमियान एनआईए की टीम उन्हें मजीद तहकीकात और पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। वाज़ेह रहे कि उदयपुर कत्ल मामले के मुलजिमीन को एनआईए कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड पर भेजा है और उदयपुर में अब हालात पुरअमन हैं। अमन की राह पर शहर लौट रहा है। नाफिज कर्फ्यू में आज 8 घंटों की ढील दी गई है। 10 से 6 बजे तक शाम तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। ख्याल रहे कि 28 जून रात 8 बजे से शहर में कर्फ्यू का निफाज है। तो उदयपुर से अहम खबर, जहां कत्ल केस के मुलजिमीन को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश करने के बाद बीती शब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया। उनका यहां पर हेल्थ चेकअप किया गया, उसके बाद उन्हें एनआईए के हवाले किया गया और सख्त सिक्योरिटी के बीच एनआईए की टीम उन्हें अब दिल्ली ले गई है। इस सब के बीच उदयपुर से खबर है, जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज 8 घंटों की ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में यह ढील दी गई है, लेकिन इस सब के बीच में सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त वहां देखे जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे कपिल शिमाली का। कपिल, आज के हालात आपसे जानना चाहेंगे शहर के, उदयपुर के, और सबसे अहम बात यह कि अब एनआईए की जो तफ्तीश है, तहकीकात है, वो कहां तक बढ़ी? देखिए, अगर आज की स्थिति की अगर उदयपुर की बात करेंगे तो धीरे धीरे उदयपुर पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है और जो 28 तारीख को शाम से जो स्थितियां लगातार बिगड़ रही थी अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। अब रथ यात्रा निकाली गई थी 1 जुलाई को, उसमें हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे और वो रथ यात्रा जब शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई तो प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया था। पहले दिन 4 घंटे की ढील दी गई थी और 4 घंटे की ढील के बाद भी जब स्थिति सामान्य रही तो आज कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक शहरवासी का आवागमन जो शहर के इलाके हैं, कर्फ्यूग्रस्त इलाके, वहां पर रह सकेगा और 6 बजे बाद में फिर से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर आप देखिए कि जो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, 4 आरोपी, उनसे एनआईए ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। कल उन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 10 दिन के रिमांड पर लिया गया और रिमांड पर लेने के साथ ही जो एनआईए की टीम है
उन्होंने जो इंटरनेशनल कनेक्शंस जो खंगालने हैं आरोपियों के, वो खंगालने शुरू कर दिए और 10 दिन तक गहनता से सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस मामले में जो पुलिस की और इंटेलिजेंस की जो लापरवाही सामने आ रही है, उन पर भी कार्रवाई का दौर जारी है। एक एडिशनल एसपी को कल देर रात निलंबित कर दिया गया है, जो कि उदयपुर CID SSB से संबंध रखते हैं। कपिल, जिस तरह से कल हमने देखा था कि भारी सिक्योरिटी के बीच जब इनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त इनके ऊपर हमला भी किया गया था। लगातार ये बात हो रही थी कि सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए क्योंकि बहुत अहम मामला है। उस मामले में क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? क्या सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया गया है? देखिए, चाहे वो उदयपुर में इन आरोपियों को पेश किया गया हो या फिर कल जयपुर में पेश किया गया हो, सुरक्षा के इंतजाम पूरे थे, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो भी काफी ज्यादा था। और यही वजह है कि उदयपुर में भी वकीलों ने कोर्ट परिसर के अंदर इन आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की थी, तो दूसरी ओर जयपुर में या इन आरोपियों की पिटाई जो है वो वकीलों द्वारा की गई। तो जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा जो है वो वकीलों में देखा गया था, आम जनता में देखा गया था, और जो लोग हैं उनमें काफी जो है वो आक्रोश अभी भी व्याप्त है इन आरोपियों को लेकर। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। अहम खबर हैदराबाद से, जहां बीजेपी की 2 रोजा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। वर्किंग कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आज मीटिंग के बाद हैदराबाद के सिकंदराबाद शहर के परेड ग्राउंड में बीजेपी का एक अजीम जलसा आम मुनक्किद होने वाला है, जिससे पीएम मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी का ये दावा है कि इस जलसे आम में 10 लाख लोग शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत बीजेपी के कई अहम लीडर भी यहां खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हो रहा है। इस इजलास में नेशनल वर्किंग कमेटी के तकरीबन 340 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकारिणी के समापन उद्बोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किन किन बातों का मूल मंत्र देते हैं। आज की कार्यकारिणी में अमित शाह राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हैदराबाद। और सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस इजलास को माना जा रहा है, बीजेपी के तमाम अहम चेहरे यहाँ मौजूद हैं। आज परेड ग्राउंड पर जो बड़ा जलसा मुनक्किद होने वाला है, उसको लेकर कितना जोशो खरोश, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? ना, परेड ग्राउंड का जो प्रोग्राम शाम को होने वाला है, उसके लिए पूरे राज्य से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हैदराबाद चलो का नारा दिया गया था और वो सब पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी का दावा है कि 10 लाख के आसपास लोगों की भीड़ जमा होगी और इसके लिए काफी तैयारियां पिछले 4 दिन से चल रही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जब इस जनसभा को संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर वो कई इशू पर बोलने का अनुमान है, खास करके तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी अपना पर्सपेक्टिव देख रही है फ्यूचर में, उसके सिलसिले में वो अपनी रणनीति और लोगों को संबोधित करेंगे, वंशवाद पर हमला करने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा TRS सरकार के ऊपर जो बीजेपी करप्शन के आरोप लगाती है, उस सिलसिले में भी वो बोलेंगे, ऐसे उम्मीद की जा रही है। तो प्रधानमंत्री की इस जनसभा को सुनने के लिए बीजेपी ने काफी बड़े स्तर पर तैयारियां की हुई हैं। जी ना। जी संजय, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र से खबर है, जहां कई दिनों की सियासी हंगामा आराई के बाद अब इख्तिदार शिंदे धड़े के हाथ में आ गया है। उद्धव ठाकरे की हुकूमत को गिराने वाले तमाम बागी MLAs भी मुंबई पहुंच चुके हैं। CM एकनाथ शिंदे खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। इसके बाद अब महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का 2 रोजा खुसूसी इजलास भी आज से शुरू हो रहा है। इजलास के पहले दिन असेंबली के स्पीकर का इंतखाब होना है। इसके बाद 4 जुलाई यानी कल एकनाथ शिंदे और बीजेपी असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने राहुल नार्वेकर को स्पीकर के लिए मैदान में उतारा है। शिवसेना के MLA राजन साल्वे को महाविकास अघाड़ी के लिए नामजद किया गया है।
स्पीकर का इंतखाब सूती वोट से होगा। ताहम आदादोशुमार को देखकर ये वाज़ेह है कि शिंदे ग्रुप को यहां भी बरतरी हासिल है। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आज जो अहम इजलास शुरू होने वाला है, बेहद हंगामा आराई के इम्कानात यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सीएम एकनाथ शिंदे के लिए ये 2 दिन सबसे अहम रहने वाले हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि ये जो शिंदे सरकार बनी है, इस सरकार का ये पहला अधिवेशन है 2 दिन का। इस 2 दिन के अधिवेशन में सरकार के सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं। देख सकते हैं किस तरह से विधान भवन के बाहर इसी तरह की जो सरगर्मियां साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। भीड़ एक साथ दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले बीजेपी के जो बड़े नेता थे, सभी केसरी कलर का, भगवा कलर का एक फेटा बांध के यहाँ पहुंचे थे। और जिस तरह से इन 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में आज जो पहला दिन है, आज बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। एक तरफ बीजेपी ने राहुल नार्वेकर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से यानी कि शिवसेना ने अपना उम्मीदवार दिया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से राजन साल्वी, ये 2 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं। जिस तरह से कामकाज की अगर बात करें तो सबसे पहले विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले राज्यपाल का जो भाषण है वो पढ़ा जाएगा कि किस तरह से उन्होंने इस चुनाव को अपनी अनुमति दी है। साथ ही दोनों जो उम्मीदवार हैं, उन दोनों उम्मीदवारों की जानकारी विधानसभा के सामने रखी जाएगी। इसके बाद अपने तरीके से इस मामले को लेकर वोटिंग की जाएगी और कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिनका दावा है शिंदे ग्रुप का कि उनके पास 170 से ज़्यादा वोट है, तो इतने बड़ी आसानी से इनके अध्यक्ष बन चुकता है। देखिए, जहाँ तक व्हीप की बात करें तो शिवसेना की तरफ से भी व्हीप जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप ने भी एक व्हीप जारी किया है जिसमें सभी विधायकों को विधानसभा में आने के लिए कहा गया है। उन 16 विधायकों को भी कहा गया है जो शिवसेना ग्रुप के, यानी कि उन पे भी लागू होता है। तो व्हीप को लेकर हंगामा हो सकता है। फिलहाल तो व्हीप विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में लागू नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से जब फ्लोर टेस्टिंग होगी उस दौरान व्हीप जरूर लागू होता है। हंगामे दोनों तरफ से देखने को मिल सकते हैं विधानसभा के पहले ही दिन। और जिस तरह से ये पूरी रणनीति तय की गई है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, वो जानते हैं कि उनके पास नंबर्स नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। जी वसीम, तो आज का जो सेशन शुरू होने वाला है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से दे दें। पटना के राजीव नगर में तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर चला है। गैर कानूनी मकानात और दुकानें गिराए जा रहे हैं। नेपाली नगर में 14 जेसीबी के साथ 2000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ है। तो पटना से इस वक्त की बेहद अहम खबर, पटना के राजीव नगर में तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर चला है। गैर कानूनी मकानात और दुकानें गिराए जा रहे हैं। नेपाली नगर में 14 जेसीबी के साथ 2000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कार्रवाई के दौरान पथराव की भी खबरें हैं। तो अहम खबर पटना से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जेसीबी की कार्रवाई। नेपाली नगर, पटना के राजीव नगर में जो तजावुजात हैं, गैर कानूनी तजावुजात, उस पर इंतजामिया का बुलडोजर चल रहा है। जेसीबी की साथ 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान वहां पर पथराव भी देखने में आया है। तो ये जेसीबी मशीन है जिसकी कार्रवाई देखने में आ रही है और सिक्योरिटी को देखते हुए यहां पर 2000 पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। देख सकते हैं आपके सिक्योरिटी के इजाफी दस्तों की यहां पर तैनाती की गई। दूसरी एक और विंडो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पथराव भी यहां पर किया गया। असम में सैलाब की वजह से हालात अबतर हैं। रियासत के 27 अजला में करीब 22 लाख से ज्यादा लोग बेहद मुतासिर हैं। रियासत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 174 तक जा पहुंची है। सैलाब की वजह से घरों के साथ साथ खेत और फसलें तबाह होकर रह गई हैं।
अभी भी तकरीबन 2500 गांव जेर-ए-आब हैं। 63,314 हेक्टेयर अराजी पर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम शदुमत से जारी है। सीधे गुवाहाटी का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इस बार का जो फ्लड रहा है आसाम के लिए बेहद तबाहकुन रहा है और सबसे ज्यादा इसमें जो नुकसान हुआ है वो गांव, जो देही इलाके हैं वहां पर हुआ है। चाहे वहां पर जो मवेशी थे, जानवर थे, वो बह गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई और लोगों को तो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है ही। जी हिना, देखिए इस बार की जो सैलाब है ये दूसरी बार असम के बराक घाटी के लिए है इसी साल में, और बहुत सारे इलाकों में पहली बार है। और तो इस बार एक चीज तो देखा गया है कि अमूमन जो सैलाब पीड़ित इलाके हैं ऊपरी असम के, जैसे डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, लखीमपुर, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पे बाढ़ नहीं आया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पानी की वजह से इस बार बाढ़ नहीं हुआ है। देखा गया है कि बराक घाटी में बाढ़ हुआ है और निचली असम में बाढ़ हुआ है। निचली असम में खास तरीके से बाढ़ हुआ है क्योंकि भूटान के जो पानी है किरिशु बांध से छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। तो उस बांध के पानी को छोड़ने की वजह से सैलाब आया नीचे। और सिलचर या बराक घाटी का बाढ़ है। बराक घाटी का बाढ़ तो अब जो सरकार कह रही है कि वो एक लापरवाही या जाना बूझा साजिश है, जिसका जहां पे एक बांध को काट दिया गया था पिछली बार के बाढ़ के समय कि पानी निकल जाए। और इस बार बराक नदी जब उफान पर था, सारा बराक नदी का पानी सिलचर टाउन या आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भर आया है। और ऐसा सैलाब आया है कि लोग जो कहने वाले, जो 1980 का सैलाब देखा है वहां पर, उनका कहना है कि उससे भी बहुत ही मतलब बड़ी तरीके से ये बाढ़ आया है। और जिसका पानी आज 13वां दिन भी नहीं निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के करीबन 3 लाख लोग हैं, करीबन 110 करोड़ का संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है सिर्फ सिलचर शहर में। सिलचर शहर में बता दूं कि असम की दूसरी सबसे बड़ी शहर है जी। और वहां पे मेडिकल कॉलेज, NIT, असम यूनिवर्सिटी, सारा कुछ है। तो ऐसे ही सिलचर घाटी के लिए ये एक दोहरी मार इसलिए है कि एक तो पानी भरा आया है चारों तरफ, दूसरी रेल और सड़क दोनों मार्ग बंद है क्योंकि पिछली जो सैलाब आया था उसमें डिमा हसाव का जो रेलवे ट्रैक है, एकमात्र जो रेलवे ट्रैक है जो बराक घाटी होकर त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ता है, वो पूरा ध्वस्त हो गया है। जी। तो वहां पे हर चीज का जो दाम है, जो मूल्य है वो बढ़ गया है। पानी का अगर एक बोतल चाहिए तो आपको 20 रुपया का पानी का बोतल 200, 250, 300 रुपया तक मिल रहा था। अब जब आपको घर को सफा करना है, क्योंकि घर में जो निचली मंजिल है वो पूरा पानी के नीचे था 13 दिन, तो वहां मिट्टी भर गया है, पलित हो गया है पूरा। तो 5-6-7 फुट तक पलित है। उसको निकालने के लिए आपको लेबर चाहिए। लेबर कॉस्ट जो 400-300 रुपया था अब 1,500 रुपया तक आ रहा है। जी, तो बहरहाल हालात वहां पर अभी भी खराब ही हैं और इस पर लगातार हम अपने नाज़रीन को इसीलिए अपडेट दे रहे हैं और तमाम वहां के लोगों के लिए दुआएं भी हैं। निलॉय, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए। बिहार से खबर है जहां के भीलवा में ट्रेन के इंजन में अचानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। रक्सौल से नरकटियागंज सफर करने वाली ट्रेन के इंजन में आग लगने से अतराफ अकनाफ में खौफ का माहौल पैदा हो गया। रेलवे अमले की जानिब से फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी किस्म की जानी नुकसान की खबर नहीं है। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इस मामले में एक केस दर्ज करके आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए बाकायदा जांच शुरू कर दी गई है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के बुरहानपुर में अज़दीन ओवैसी ने MIM के 14 काउंसलर्स और मेयर उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की है। एक जलसे आम से खिताब करते हुए अज़दीन ओवैसी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में MIM की मौजूदगी से बीजेपी कांग्रेस लीडरान की नींदें उड़ गई हैं। ओवैसी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अज़दीन ओवैसी को देखने के लिए लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी देखी गई। मैं आपको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि 6 जुलाई के दिन आप न सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे, बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद
अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा याद रखे, ये राम और श्याम की जोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे। नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज तर होती जा रही है। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नूपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा हम उससे मुतमईन हैं। सब हत्याओं के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो लोग मुल्क में हेट का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, हेट को पॉलिटिकल टूल जिन लोगों ने बना दिया है, और जो मीडिया हाउसेस इस तरह के पॉलिटिशियंस की हेट स्पीचेस को और उनके हेट प्रोपेगेंडे को आम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क से भी हमने सहमति प्रकट की है आज के इस इजलास में, और हम समझते हैं कि इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नूपुर शर्मा के मामले में जिस तरह गाइडेंस दी है और रिमार्क्स किए हैं, उस पर बात की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की गई है। इसी तरह से दूसरा मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक लालच की और डर की राजनीति और तोड़फोड़ की राजनीति जिस तरह की गई है और जिस तरह सरकारों को गिराने की कोशिश हुई है, उस पर चिंता व्यक्त की गई है। और देश में जो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को चोट पहुंचाई जा रही है। एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर, उज़्बेकिस्तान हुकूमत ने कराकुल पाकिस्तान में 1 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में आईनी इस्लाहात के लिए जारी एहतजाज को देखते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस इमरजेंसी का ऐलान किया। उज़्बेकिस्तान के सदर इस बात का वादा कर चुके हैं कि दस्तूरे बालादस्ती मुल्क के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में दस्तूरी इस्लाहात की मांग करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से हिफाजत के हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान यूक्रेनी फौज ने बेलारूस पर ताज़ा मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी फौज के हमलों में बेलारूस की कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बेलारूस की फौज ने यूक्रेनी सिपाहियों की जानिब से किए गए हमलों का सख्त जवाब दिया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुशेंको ने कहा कि यूक्रेन की फिजाई हमलों को हमारे सिपाहियों ने नाकाम कर दिया। उन्होंने इस मामले में रूस के सदर पुतिन से मीटिंग करके जंग की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि बेलारूस की फौज रूस की इत्तेहादी फौज के तौर पर अपना रोल अदा कर रही है।